हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम बात करेंगे नई वैकेंसी जो है ईएसआईसी में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जो ईएसआईसी एक्ट पढ़ते हैं आप लोग, ईपीएफओ ईओ एओ के लिए, तो वो जो संस्था है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है। 151 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से डिवाइडेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, SC 23, ST 29, सॉरी 09, और OBC 38, EWS 15, अनरिजर्व 66, और बेंचमार्क डिफिकल्टीज के साथ जो हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिफिकल्टीज, उनके लिए 4 सीट्स रिजर्व्ड हैं। 151 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मांगा है, इसका पेपर किस तरह से होगा। सबसे पहले तो ये लेवल 10 की जॉब है, यानी APFC जो है, EPFO EO का सीनियर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसकी वैकेंसी आने वाली है, उसी के लेवल की ये जॉब है। ठीक है, और उसी तरीके से मिलेगी। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस और बिल्कुल सेम तरीका है। कोर्स भी बहुत कुछ कॉमन है, जो आपने EPFO के लिए पढ़ा है वो कोर्स भी यहाँ पे कॉमन है, लेकिन एक ट्विस्ट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। वो एक्सपीरियंस कौन कौन सी संस्थाओं में चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, चलिए उस पर चलते हैं सीधे। तो देखिए यहाँ पे आपको पे स्केल लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। ठीक है, ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड। ग्रुप ए है लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड, पहले ही बता दिया है। ठीक है, एज 35 है, तो जो लोग सिविल सर्विसेज से बाहर हैं वो इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत एज की नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स और मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन और इंश्योरेंस और रेवेन्यू और टैक्स। यानी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे अकाउंट्स में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे पब्लिक रिलेशन में हो, चाहे इंश्योरेंस में हो, चाहे रेवेन्यू में हो, चाहे टैक्स में हो, इनसे रिलेटेड किसी भी मैटर में हो, इन अ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन होना किस संस्था में चाहिए, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में। ठीक है, अब PSU और ऑटोनोमस बॉडी क्या होती हैं, तो वैसे तो आप सबको पता है, मैं दिखा देता हूँ गूगल पे आपको। तो PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज इन इंडिया इज कॉल्ड PSU, जहाँ पे होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, यानी 50% से ऊपर स्टेक है गवर्नमेंट का, तो PSU में आती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं इंडिया की, जितनी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो PSU में आ जाएंगी। तो वहाँ पे आपका 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ये जो इन्होंने बताए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, इन सब में। ठीक है, तो सारे बैंक जो हैं गवर्नमेंट वो एलिजिबल हैं, और जितने भी PSUs हैं वो सब के उनके 3 साल के इसमें एलिजिबल हैं। साथ में अगर स्टेट की भी जो बैंक्स होती हैं, ठीक है, वो भी अगर स्टेट का स्टेक है उनमें, जैसे आपको लिस्ट दी हुई है सामने, सर्व हरियाणा ग्रामीण, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण, तो ये भी PSU में आते हैं। ठीक है, और इनसे भी आप भर सकते हैं। इसके बाद में जो भी PSU की ये लंबी लिस्ट है, ठीक है, इसमें जो भी हैं ये सब आप इनमें भर सकते हैं। इसके बाद ऑटोनोमस बॉडी की हम बात करें, तो ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, ऑटोनोमस बॉडीज आर सेटअप वेन एवर इट इज फेल्ड दैट सर्टेन फंक्शंस नीड टू बी डिस्चार्ज आउटसाइड द गवर्नमेंट सेटअप। यानी पूरी तरह गवर्नमेंट सेटअप की नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट का ही फंक्शन कर रही हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के। ठीक है, तो ऑटोनोमस बॉडी में भी जो आते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये कि इनका पूरा नियम कानून ही अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ठीक है, उनमें भी अगर 3 साल का इन रिलेटेड मैटर्स में एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ऑटोनोमस बॉडी हो किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, या जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज़ की लिस्ट हैं उनमें आपका एक्सपीरियंस है, पब्लिक या PSUs में आपका इंटरेस्ट
एक्सपीरियंस है, साथ में आपका गवर्नमेंट में तो है ही, ठीक है। तो गवर्नमेंट में हो या पीएसयू में हो या ऑटोनोमस बॉडी में हो, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स और मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन और इंश्योरेंस और रेवेन्यू और टैक्स, इनमें चाहिए, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं डिज़ायरेबल की। तो डिज़ायरेबल क्या है? डिज़ायरेबल है यहाँ पे क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज, यानी ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है उसमें भी इनका डिज़ायरेबल कौन सा है? सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज और पास्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और ए डिग्री इन लॉ, एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू सोशल इंश्योरेंस और लेबर लॉज, ठीक है। तो लेबर लॉज से रिलेटेड जिनके डिप्लोमा हैं, जो एपीएफसी में जिनको अच्छा एक हैंड है, वही डिज़ायरेबल यहाँ भी है। लेकिन डिज़ायरेबल ऑलवेज जस्ट डिज़ायरेबल होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, यानी यूपीएससी अगर चाहे तो इसमें कोई चेंज कर सकती है। नोट टू है द क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन of UPSC for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to SC or ST if at any stage of the selection of UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them। अगर ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो कैटेगरी हैं SC ST, अगर इनमें जो क्वालिफिकेशन वाले बंदे प्रेजेंट नहीं हैं इतने जितनी वैकेंसी है, तो ये कम किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यूपीएससी, ठीक है। ड्यूटीज आपकी बताई हुई हैं, टू असिस्ट रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पूरे इंडिया में कहीं भी सर्व कर सकते हैं, वही नॉर्मल सी बातें हैं। इसका जो आप कब तक इसको कैसे भरना है? ऑनलाइन यूपीएससी online.nic.in की साइट पे जाके 3 सितंबर तक विंडो ओपन है, वहाँ से इसको भरना है। फीस कितनी है? 25 रुपये फीस है। रिलैक्सेशन कितना है? रिलैक्सेशन एज का है 5 साल ईएसआईसी के कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो होता है वही है, ठीक है। 3 साल ओबीसी, 5 साल एससी एसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी 5 साल का है। ईएसआईसी वालों के लिए भी 5 साल का है, ठीक है। तो ये जो है वो वैसा ही है। यहाँ पे प्रोबेशन जो है वो 2 साल का है। अब यहाँ पे स्कीम किस तरह बता रखी है इन्होंने? एक कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी सीबीआरटी या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये यूपीएससी के ऊपर है, इसलिए इन्होंने ओब्लिक लगा दिया है कि वो पेन एंड पेपर से लेगी या फिर कंप्यूटर से लेगी। टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। ये कमीशन जाने की वो कैसे करेगी। हाउएवर द डेट ऑफ सीबीआरटी आरटी विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन एंड इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स लेटर ऑन। डेट्स अभी नहीं है, जो आपके रिजर्व्ड डेट्स हैं 2022 के कैलेंडर में, वहाँ पे कहीं भी ये हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो है जनवरी में, उस पर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है स्कीम एंड सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट। स्कीम एंड सिलेबस क्या रहेगा? द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड विल कंप्राइज 2 parts ए एंड बी। 2 घंटे का होगा, 2 पार्ट होंगे इसमें। पार्ट ए कंटेंस इंग्लिश एंड पार्ट बी कंटेंस जनरल एबिलिटी। पार्ट ए पूरा इंग्लिश है, पार्ट बी में है जनरल एबिलिटी। द क्वेश्चंस इन पार्ट बी ऑफ द पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी इंग्लिश। जो पार्ट बी है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। आपको कुछ समझ आ रहा है? जो ईपीएफओईओ का पैटर्न है, एपीएफसी का पैटर्न है, वही सेम पैटर्न है। पहले 1-2 घंटे का आरटी, उसके बाद इंटरव्यू है, सबके मार्क्स सेम है। द टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, बिल्कुल सेम पैटर्न है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3, ठीक है। जो होता है वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। सिलेबस ऑफ द आरटी। सिलेबस ऑफ द आरटी में पार्ट ए में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी जो नॉर्मल इंग्लिश यूपीएससी पूछती है, इस तरह ईपीएफओईओ के एपीएफसी के पेपर में भी आता है। पार्ट ए पार्ट बी बन के पार्ट इंग्लिश का रहता है, उसी तरीके से, ठीक है। पार्ट बी में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये एचआरएम भी, ये जो आप पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, वो पार्ट बी से मैच करता है और थोड़ा सा पार्ट अलग है। मार्केटिंग यहाँ पे अलग है, बाकी सब सेम है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आरटीआई आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, पब्लिक एड,
फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी अगर ईपीएफओ से इसको मैच करें तो सिर्फ 3 टॉपिक अलग हैं, जिसमें से जो एचआरएम है वो सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा ही उसमें डिफरेंस होगा, लेबर लॉज ही आपको पढ़ने होंगे। तो अगर इसको सेम माने तो 2 ही टॉपिक अलग हैं, एक है मार्केटिंग और है पब्लिक एड, जो आप मतलब इतने हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ईपीएफओ से बहुत ही मैच करता हुआ इसका सिलेबस है। अब देखिए जो वेटेज है आरटी के मार्क्स का वो भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, ये भी यूपीएससी के ऊपर ही छोड़ा इन्होंने। वेटेज एंड मार्क्स फॉर द सीबीआरटी आरटी अलॉन्ग विद अदर डिटेल्स विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर ऑन बाय द कमीशन, ठीक है, कितना रखेगी उसके ऊपर है। तो जहाँ तक है एपीएफसी और अब तो ईओ में भी है, तो इस तरह की जो पोस्ट होती हैं लेवल 10 वाली, उनमें आप ये मान के चलिए कि 75-25 ही रहता है, ठीक है। ये सेंटर सामने दिए हुए हैं जिनमें आरटी होगा, ठीक है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे होगा। इसके बाद में तो यही आपका सारा मेन था। अब इसमें जो पिछली बार जब भी हुआ था, ठीक है, तब का भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सब बताया हुआ है। पिछली बार 397 पोस्ट थी, देखिए लेवल 10 है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड, 2019 में जब भी आई थी। सिलेक्शन क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया इनका पहले से ही रखते हैं, ये 3 साल का जो मांगते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए या फिर आप एलिजिबल हैं या नहीं आपको पूछना है, तो इन्होंने मना किया हुआ है सीधे सीधे कि हम ऐसी कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेंगे, यूपीएससी के ऊपर है सब कुछ। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मतलब किस तरीके से ऑटोनोमस बॉडी या कोई अलग संस्था से हैं आप, तो वो काउंट होगा कि नहीं होगा, तो वो इनसे आप पूछ सकते हैं। इन्होंने मना किया लेकिन यूपीएससी से पूछ सकते हैं, और बाद में ये उसको कंसीडर करेंगे या नहीं ये आप पता लगा सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट फॉर्म भर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि चलेगा या नहीं। और जो इसमें एज रिलैक्सेशन तो है ही, मतलब 35 ईयर्स, और साथ में मतलब एस सी एस टी ओ बी सी सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें एज इट इज़ एग्जिस्ट करती हैं इसमें, ठीक है। और क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, जो बात हमने की। डिज़ायरेबल है डिप्लोमा इन कंपनी लेबर लॉ। अब यहाँ से जो प्रमोशन होंगे वो 50% प्रमोशन होते हैं, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर ग्रेड स्केल से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पिछली बार की थी, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। और एक पेपर होगा आपका एपीएफसी की तरह, ईओ की तरह, और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। वेटेज आप ये मान के चलिए 75-25 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक पेपर होके आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में भी वही जो सिस्टम है सारा एपीएफसी के जैसा और ईओ के जैसा, ईपीएफओ ईओ को आप बेस मान के चल सकते हैं। उसका आपको सारा पैटर्न पता है, तो वही सारा पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है। अगर आप जनरल से हैं तो आपके 50% मार्क्स आने चाहिए इंटरव्यू में, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 40%। अगर आपके इतने नहीं हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगर इतने आते हैं आपके, तब आपके आरटी से जोड़ के जो भी रेशो रहेगा उस रेशो में जोड़ के आपके मार्क्स निकाले जाएंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, अच्छी जॉब है। एएसआरबी का जो है एग्रीकल्चर का, उसके साथ साथ ये भी लेवल 10 की जॉब है, और वहाँ पे आपका रिटर्न भी है, यहाँ पर रिटर्न नहीं है। तो ये कंपैरिजन में देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सही रिक्रूटमेंट है प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको आप देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। मेल कर सकते हैं, इनसे पता कर सकते हैं, जो पहले अगर किसी ने भरा हो या पहले की वैकेंसी हो तो उससे पता कर सकते हैं। 3 बॉडीज़ को तो इन्होंने लिखा ही है, ऑटोनोमस, गवर्नमेंट और पीएसयू। उसके अलावा क्या है वो आप पता कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, लेकिन इनका पहले से पैटर्न है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था कि सर इनको मेल मैसेज करने के लिए कि ये इस शर्त को हटाएं या फिर रिड्यूस करें, लेकिन ये पहले से इनका देखा मैंने और ये इनका पैटर्न चला आ रहा है, तो ये इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। और रही बात मैं जो भी नोटिफिकेशन बताता हूँ तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं इसकी तैयारी करवाऊँगा। तो देखिए एएसआरबी का तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका अभी कुछ मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन अगर इसकी डेट्स वगैरह सही रहती हैं और इसमें सिंगल पेपर है ईपीएफओ ईओ की तरह, तो मैं ईपीएफओ ईओ के बाद इसके बारे में
सोच सकता हूँ, मैं सभी कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन इसकी तैयारी पे जा सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको स्टडी कर लीजिए, और 25 रुपये की फीस है, चाहे तो भर सकते हैं ताकि फिर आगे प्रोसेस पता लगे। ठीक है, तो चलिए, लेवल 10 की जॉब है, अच्छी जॉब है, भर दीजिए, और जैसा भी हो देखिए फिर उसको। ठीक है, मेरे लायक कोई आपको डाउट लगता है तो भेजिए। चलिए, इसी के साथ गुड इवनिंग, गुड बाय, जय हिंद।